नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। बच्चों, आज का क्लास आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं 12th क्लास के केमिस्ट्री का 70 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और ये सारे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज के क्लास को आप सभी बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और आज के क्लास में दिए जाने वाले इन सारे प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद भी करते चलिएगा। ओके जी, चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। बच्चा पार्टी आप लोग भी हमारे साथ चैट सेक्शन में आंसर को भी लगाते चलिएगा और लास्ट में बताइएगा कि इस 70 ऑब्जेक्टिव में आप लोग सही कितना कर पाते हो। देखिए, पहला नंबर सवाल आपके सामने है, आपके फोन के स्क्रीन पर है, लगा दो क्या होगा इसका सही जवाब। पहला नंबर सवाल कर रहा है, निम्नलिखित में कौन आयनिक क्रिस्टल है। तो बच्चों, पहले हमने बताया था कि क्रिस्टल 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? आयनिक क्रिस्टल, सहसंयोजक क्रिस्टल, आणविक क्रिस्टल और धात्विक क्रिस्टल। उसी में से एक क्रिस्टल है आयनिक क्रिस्टल और पूछा गया निम्नलिखित में कौन सा है जो आयनिक क्रिस्टल का उदाहरण है। तो बच्चों, हम जानते हैं कि हीरा और ग्रेफाइट जो है ये हमारा सहसंयोजक क्रिस्टल का उदाहरण है, जिसे हम लोग नेटवर्क क्रिस्टल भी बोलते हैं। और साधारण नमक, हाँ, ये जो है हमारा NaCl जो होता है, ये क्या होता है? ये आयनिक क्रिस्टल होता है, क्योंकि इस पे प्लस और इस पे माइनस चार्ज होता है। इसलिए हम कहेंगे कि हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये तांबा जो है ये धात्विक क्रिस्टल है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। ओके, चलिए सारे बच्चे हमारे साथ लगाते चलिए आंसर और लास्ट में पूछेंगे आप लोग सही कितना कर पाए हो। देखिए, दूसरा नंबर सवाल है भाई, ये सारा प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस बहुत ही ज्यादा होते हैं। देखिए, दूसरा नंबर सवाल का नेटवर्क क्रिस्टल कहा जाता है। तो बच्चा पार्टी अभी जस्ट हमने बताया कि नेटवर्क क्रिस्टल जो है वो सहसंयोजक क्रिस्टल को कहा जाता है, यानी कि कोवेलेंट क्रिस्टल को नेटवर्क क्रिस्टल भी कहा जाता है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सारे प्रश्नों को याद करते चलिएगा। ओके, चलिए तीसरा नंबर सवाल देखिए, मात्र 70 ऑब्जेक्टिव है, इसको याद करना बहुत जरूरी है। देखिए, तीसरा नंबर सवाल आपके सामने है, बता दो बच्चों क्या होगा। देखिए, तीसरा नंबर सवाल कर निम्नलिखित में किस प्रकार के दोष के कारण क्रिस्टल के घनत्व में कमी होती है। तो वो क्रिस्टल जालक से जो है वो एक क्रिस्टल गायब हो जाता है, मतलब उससे निकल जाता है, उसे हम लोग शॉर्ट की डिफेक्ट कहते हैं। करेक्ट आंसर आपका क्या होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसलिए याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर। और फ्रेंकल डिफेक्ट में क्या होता है? वो क्रिस्टल जालक में ही वो निकल के फंस जाता है, इसलिए इसको फ्रेंकल दोष और इसमें शॉर्ट होता है, इसलिए शॉर्ट की दोष कहते हैं। ओके, मतलब इतना समझ लो, शॉर्ट हो जाना शॉर्ट की दोष हो जाता। चलिए, चौथा नंबर सवाल हमारे सामने है, बताओ। फोर्थ नंबर सवाल का निम्नलिखित में कौन फेरो चुंबकीय पदार्थ है। फेरो चुंबकीय यानी कि फेरोमैग्नेटिक मेटल कौन सा है भाई? तो आपको पता होगा ये Fe3O4 जो है ये हमारा फेरोमैग्नेटिक है। करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जिसे हम लोग फेरस फेरिक ऑक्साइड भी कहते हैं और इसे हम लोग मैग्नेटाइट के नाम से भी जानते हैं भाई। वो जो कि लोहा का अयस्क है, एक हेमेटाइट होता है, मैग्नेटाइट होता है, सिरेराइट, ये सब लोहा का अयस्क है। उसमें से एक मैग्नेटाइट भी लोहा का अयस्क है, जो कि Fe3O4 इसके नाम से जानते हैं। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए बच्चों, क्लास समझ समझ के करिएगा भाई। बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जिससे कि हम रिलेटेड बता रहे हैं, ताकि आपके बोर्ड परीक्षा में से संबंधित भी प्रश्न आए तो आप लोग छोड़ के मत आना। देखिए, ये पांचवा नंबर सवाल का CSCl क्रिस्टल की संरचना होती है, यानी कि सीजियम क्लोराइड क्रिस्टल की संरचना कैसी होती है। तो अगर रहे बच्चों CSCl के बारे में पूछे तो वो हमारा BCC होता है। अगर पूछे NaCl क्रिस्टल की संरचना कैसी होती है तो वो FCC होती है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, यानी कि सीजियम क्लोराइड रहे तो BCC लगाना और सोडियम क्लोराइड रहे तो FCC लगाना। बस बच्चों इतना को याद कर लो आप लोग। चलिए 6 नंबर सवाल देखिए, हमारे सामने प्रश्न है, बताओ 6 नंबर सवाल कह रहा है क्या। देखो, बर्फ में नमक मिला देने पर बर्फ का ताप जो है 0 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है, इसका कारण क्या होता है। तो इसका कारण है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, यानी कि हिमांक का अवनमन के कारण होता है। करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बच्चों याद रखिएगा इसको। चलिए 7 नंबर सवाल हमारे सामने है, बताओ 7 नंबर सवाल का निम्न में कौन ताप द्वारा प्रभावित नहीं होती है। बताओ जी, विच इज नॉट इफेक्टेड बाय टेम्परेचर, कौन सा होगा? तो मोललता जो है, इस पर जो है ताप कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए हम जानते हैं कि करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगर पूछे मोललता का मात्रक क्या होता है तो बच्चों वो होता है मोल प्रति क्या होता है? केजी होता है। और अगर रहे मोल प्रति लीटर वाला बात रहे, ये मोलरता के लिए होता है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। और ये मोल पर केजी जो है ये मोललता के लिए होता है, क्योंकि प्रति केजी विलायक में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। ओके, चलिए याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए 8 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं बच्चों। 8
नंबर सवाल हमारे सामने है कि CaNO3 होल 2 का वांट ऑफ गुणांक पूछा गया कितना होता है। बता दो 8 का करेक्ट आंसर आप लोग क्या लगाओगे, वो 3 होता है। सही जवाब हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। 9 नंबर सवाल हमारे सामने है, बताओ 9 नंबर सवाल है किसका ऑक्सीकरण विभव सबसे अधिक है। बताओ निम्नलिखित में कौन है जिसका ऑक्सीकरण विभव सबसे अधिक होता है। 9 का राइट आंसर बताओ बच्चा पार्टी क्या होगा, तो आप लगाओगे सर ये Mg जो है मैग्नीशियम जो है इसका ऑक्सीकरण विभव सबसे अधिक होता है, क्योंकि इसका जो ऑक्सीकरण विभव होता है वो प्लस में होता है 2.37 होता है। इसको आप लोग याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, ये सारे की तुलना में इसका सबसे अधिक है। करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा, सभी बच्चे याद रखिएगा। चलिए 10 नंबर सवाल हमारे सामने है, बताओ 10 नंबर सवाल कर निम्नलिखित में कौन सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक पदार्थ है। लेकिन अगर यहाँ रे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रहे तो बच्चा पार्टी आप लगाओगे फ्लोरीन होता है, लेकिन यहाँ अवकारक पदार्थ पूछे तो I2 लगाना आयोडीन हो जाएगा। इसलिए अभी का सही आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। 10 का ए लगाना तो आपका भी सही आंसर हो जाएगा। ओके चलिए बच्चों आप लोग क्लास को भी लाइक करते चलिएगा। आप लोग क्लास को लाइक करना भूल जाते हो, इसलिए सभी बच्चे एक बार जल्दी जल्दी से क्लास को लाइक कर लेना। जितने भी बच्चे देख रहे हो इस क्लास को, सभी बच्चे एक बार जल्दी जल्दी से क्लास को लाइक कर लेना। ओके चलिए फिर नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 11 नंबर सवाल हमारे सामने है। अब डेली क्लास का टाइम हमारा शाम के 7 बजे और शाम के 8 बजे, ये 2 क्लास होगा। दोनों क्लास को ज्वाइन करो ना बच्चा पार्टी, एक भी प्रश्न नहीं छूटने दूंगा आपके बोर्ड परीक्षा में। देखो ये 11 नंबर सवाल कर कि विद्युत अपघटन के नियम दिए थे। विद्युत अपघटन के नियम फैराडे साहब ने दिए थे। भाई ऑप्शन नंबर सी को लगा लो, बिल्कुल सही आंसर है, कहीं भी भटकना नहीं है। ऑप्शन नंबर सी को देख लो और लगा लो। चलिए 12 नंबर सवाल देखिए हमारे सामने है। 12 नंबर सवाल कर फैराडे की इकाई क्या होती है। अब बताओ फैराडे की इकाई क्या होती है, तो आप लगाओगे सर कूलम पर मोल होता है, तो ऑप्शन नंबर सी को लगा दीजिए ना, बिल्कुल सही आंसर है। 12 का क्या लगाओगे बच्चों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लेकिन बच्चों अगर पूछे 1 फैराड बराबर कितना कूलम होता है, 1 फैराड बराबर पूछे कितना कूलम होता है, तो आप लगाओगे सर वो होता है 96,483 कूलम के आसपास, लेकिन हम लोग 500 मानते हैं। करेक्ट आंसर जो होगा लगा दीजिएगा। अगर पूछे 1 फैराड बराबर कितना कूलम होता है, 96,500 कूलम होता है। इसको याद रखिएगा बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा गया प्रश्न। ओके चलिए 13 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। 13 नंबर सवाल की एथिल एसीटेट का जल अपघटन उदाहरण है। एथिल एसीटेट का जो जल अपघटन का उदाहरण होता है वो होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, यानी कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए। लेकिन बच्चों अगर आपसे पूछे कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई क्या होती है, तब आप लोग क्या लगाओगे, तो हमने बताया कि सर सेकेंड इनवर्स को लगा दीजिएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर पूछे प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए हाफ लाइफ का मान कितना होता है, तब आप लोग क्या लगाओगे, वो होता है 0.693/K होता है। इसको याद रख लेना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों। अगर पूछे प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई क्या होती है, तो सेकेंड इनवर्स लगाना, और अगर पूछे प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए हाफ लाइफ कितना होता है, तो 0.693/K होता है। इसको याद रख लोगे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए 14 नंबर सवाल हमारे सामने है, बताओ 14 नंबर सवाल है विलियन के अनुसंख्यक गुणधर्म का उदाहरण कौन सा है। उदाहरण पूछा गया आप लोगों से, कौन सा होगा, तो विलियन के अनुसंख्यक गुणधर्म के लिए हमने 4 एग्जांपल बताया था, क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन, प्रसरणी दाब और वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। इसलिए क्वथनांक का उन्नयन दिखाई दिया हमको, तो करेक्ट आंसर यही हमारा हो जाएगा बच्चों। 14 का डी लगाओ, आपका भी सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 15 नंबर सवाल क्या कह रहा है। 15 नंबर सवाल हमारे सामने है कि बिजली की 1 फैराडे बराबर होती है कितने कूलम की, तो हमने बताया कि 96,500 कूलम के बराबर होती है। बिल्कुल सही आंसर है बच्चों, ऑप्शन नंबर बी को लगा लो, आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 16 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन ऑक्साइड धातु की तरह विद्युतीय गुण को दर्शाएगा। बताओ निम्नलिखित में कौन सा है जो धातु की तरह विद्युतीय गुण दर्शाता है, तो वो हमारा CrO2 होता है। क्या होता है, क्रोमियम का डाइऑक्साइड होता है। सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 16 का डी लगाना बच्चों, आपका सही आंसर हो जाएगा। ओके चलिए अगला प्रश्न देखिए 17 नंबर सवाल हमारे सामने है। बताओ 17 नंबर सवाल कह रहा है क्या, देखिए स्पेस में फ्यूल सेल को दूसरे शक्ति उत्पादक की तुलना में श्रेष्ठकर माना गया है, क्योंकि ये प्रदूषण मुक्त होता है। क्या होता है बच्चा पार्टी, प्रदूषण मुक्त होता है। और फ्यूल सेल में उपयुक्त ईंधन सेल जो होता है उसमें क्या होता है, वो होता है H2 और O2 होता है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि प्रदूषण मुक्त है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बहुत ही अच्छा आंसर है, लगा लो, ऑप्शन बी राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखिए 18 नंबर सवाल क्या कर रहा है। 18 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन द्वितीयक
उत्प्रेरक सेल है। बताओ निम्नलिखित में कौन सा है जो सेकेंडरी सेल का एग्जांपल है? तो लेड स्टोरेज बैटरी हो जाएगा। क्या होगा बच्चों? लेड स्टोरेज बैटरी करेक्ट आंसर है। 18 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सारे बच्चे ध्यान में रखिएगा। अगला नंबर सवाल देखिए, 19 नंबर सवाल है। ये सारा प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में कहीं ना कहीं पूछा जा चुका है और इसका पूछे जाने का चांस जो है ना भाई बहुत ही है। देखो ये कह रहा है कि किसी वस्तु के प्रतिक्रिया करने का दर किस पर निर्भर करता है? वो एक्टिव वेट यानी कि सक्रिय भार पर निर्भर करता है। बच्चों ऑप्शन नंबर डी को लगाना बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 20 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये रहा हमारे सामने प्रश्न। बताओ किसी द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई क्या होती है? हाँ ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो आपसे क्या पूछा जा सकता है? पहले आपसे पूछा जा सकता है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई क्या होती है। उसके बाद आपसे प्रथम कोटि का पूछा जा सकता है। उसके बाद कौन सा? तो द्वितीय। यही तो पूछा जा सकता है आपसे। तो मैं तीनों का बता दे रहा हूं, अच्छे से याद रखिएगा। अगर पूछे शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई क्या होती है तो आप लगाइएगा मोल लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स। ये क्या है? ये शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए है। प्रथम के लिए हमारा सेकंड इनवर्स होता है और द्वितीय के लिए होता है वो होता है मोल इनवर्स होता है और लीटर सेकंड इनवर्स होता है। इसको स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छे से याद रखना। ये तीनों जो है हर एक बार आपके बोर्ड परीक्षा में आता है, मतलब आ ही जाता है। तो हमसे पूछा गया द्वितीय कोटि के लिए मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स, मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। हमारा सही आंसर है बच्चों, ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखिए, 21 नंबर सवाल कर रहा है किस कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग तथा वेग स्थिरांक की इकाई सामान्य होती है? और हमने बताया है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया की दर क्या होती है? निश्चित होती है। वही प्रश्न को घुमा फिरा के पूछा तो हम लोग लगाएंगे तो वही प्रश्न ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा आप लोग। चलिए 22 नंबर सवाल देखिए बच्चा पार्टी, क्लास को लाइक करते चलना आप लोग। 22 नंबर सवाल कर रहा है किसी भी अभिक्रिया में उत्प्रेरक जो है वो क्या कार्य करता है? तो उत्प्रेरक का कार्य होता है, कैटलिस्ट का कार्य कि अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता भी और घटाता भी है। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा, ये भी प्रश्न कई बार आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है। 23 नंबर सवाल देखिए बच्चों, सारे प्रश्नों को याद करते चलिएगा। 23 नंबर सवाल कर रहा है दूध निम्नलिखित में किसका उदाहरण है? बता दो क्या होगा? तो दूध जो है उदाहरण है इमल्सन, जिसको हम लोग हिंदी में पायस बोलते हैं। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा बच्चों। एक चीज और याद रखिएगा, कभी कभी इमल्सन ऐसे करके लिख देता है तो याद रखिएगा ये इमल्सन मतलब पायस होता है। कभी कभी हिंदी में भी इमल्सन ही लिख देता है, इसलिए ध्यान में रखिएगा। चलिए 24 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। 24 नंबर सवाल है निम्नलिखित में किसमें टिंडल प्रभाव नहीं पाया जाता है? वो चीनी का घोल है जिसमें कि टिंडल प्रभाव नहीं पाया जाता है, टिंडल इफेक्ट नहीं पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 25 नंबर सवाल है निम्नलिखित में कौन लायोफिलिक कोलाइड है? लायोफिलिक मतलब होता है कि द्रव स्नेही, एकदम द्रव से स्नेह करने वाला। कौन सा है? तो गोंद है। एक होता है लायोफोबिक जिसको हम लोग द्रव विरागी बोलते हैं, वो अलग होता है। लेकिन यहां पूछा गया लायोफिलिक, जो कि करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बच्चों ध्यान में रखिएगा। ओके चलिए 26 नंबर सवाल हमारे सामने प्रश्न है। बताओ निम्नलिखित में से किस विधि के द्वारा कोलाइडी विलयन का शोधन किया जाता है? तो वो हमारा होता है अपोहन के द्वारा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। और ये कोलाइडी विलयन का जो है अशुद्धि को निकाला जाता है वो पेप्टिकरण के द्वारा होता है। लेकिन यहाँ शोधन पूछा गया इसलिए हम अपोहन को लगाएंगे। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 27 नंबर सवाल है गैलेना किसका अयस्क होता है? वो लेड का होता है। सही जवाब क्या होगा? गैलेना लेड का अयस्क है। ऑप्शन नंबर बी को लगाओ ना भाई, पीबी जिसको बोलते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए 28 नंबर सवाल है। 28 नंबर सवाल है कॉपर पायराइट का सूत्र क्या होता है? CuFeS2। क्या होता है बच्चा पार्टी? वो होता है CuFeS2 होता है। ये किसका होता है? ये कॉपर पायराइट का सूत्र है। उसके बाद ओलियम का पूछे H2SO7 होता है। और भी कुछ पूछा जा सकता है बच्चा पार्टी, जैसे नाइट्रिक अम्ल हुआ तो HNO3 लगा देना। यही सब तो आपके बोर्ड एग्जाम में आता है। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 हो जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 होता है। बस यही सब पूछा जाता है बच्चों, इसको याद रखिएगा। ओके चलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा आप लोग। चलिए 29 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। 29 नंबर सवाल है एल्यूमिनियम का अयस्क है निम्नलिखित में कौन सा है जो एल्यूमिनियम का अयस्क है? तो वो हमारा होगा बॉक्साइट। सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न 30 नंबर सवाल क्या कर रहा है देखिए, सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है किसके द्वारा? वो होता है फेन उत्प्लावन विधि यानी कि फ्लोटेशन मेथड के द्वारा। सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। याद रखिएगा बच्चों। अगला प्रश्न देखिए 31 नंबर सवाल कर रहा है वात्या भट्टी में निम्नलिखित में किस ऑक्साइड का अपचयन होता है? बताओ वात्या भट्टी में निम्नलिखित में कौन सा ऑक्साइड है जिसका अपचयन होता है? तो वो हमारा
होता है लोहा का ऑक्साइड यानी कि आयरन का ऑक्साइड। सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर है। ओके चलिए अगला प्रश्न हमारे सामने कह रहा है, देखिए 32 नंबर सवाल है। क्या कह रहा है, देखिए निम्नलिखित में किस धातु के निष्कर्षण के लिए साइनाइड विधि का उपयोग होता है? वो होता है धातु सोना रहे या फिर चांदी रहे, वही होता है। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। या फिर अगर एयू भी होता तो भी हम वही लगाते, साइनाइड विधि का ही उपयोग होता है उसके निष्कर्षण में भी। ओके चलिए अगला प्रश्न हमारे सामने 33 नंबर सवाल है। बताओ 33 नंबर सवाल क्या कर रहा है, धातु के ऑक्साइड को कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा धातु में अवकृत करने की क्रिया क्या कहलाती है? तो वो प्रगलन कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों? प्रगलन कहलाती है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए 34 नंबर सवाल हमारे सामने है। बताओ 34 नंबर सवाल क्या कर रहा है, उजला एवं पीला फास्फोरस क्या है? उजला और पीला फास्फोरस जो होता है वो अपर रूप है, एक दूसरे के अपर रूप है बच्चा पार्टी। ऑप्शन नंबर ए को लगाओ, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 35 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है। 35 नंबर सवाल है, अमोनिया आर्द्र लाल लिटमस को किस रंग में बदल देता है? अमोनिया जो है वो आर्द्र लाल लिटमस पत्र को नीले रंग में बदल देता है। आपका सही आंसर क्या होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सभी बच्चे याद रखिएगा। ओके चलिए 36 नंबर सवाल देखिए, मात्र 70 ऑब्जेक्टिव है, इसको जरूर याद करके जाना। नाइट्रिक अम्ल तैयार किया जाता है, हमने बताया है संपर्क विधि के द्वारा हम लोग किसका? तो सल्फ्यूरिक एसिड को तैयार करते हैं यानी कि H2SO4 को तैयार करते हैं। ओस्टवाल्ड विधि के द्वारा HNO3 यानी कि ओस्टवाल्ड विधि के द्वारा हम लोग किसका तैयार करते हैं बच्चा पार्टी? तो वो करते हैं HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड को। उसके बाद प्रकाश संश्लेषण के द्वारा तो हरे पौधे अपना भोजन प्राप्त करते हैं और हैबर विधि के द्वारा हमारा क्या बनता है? वो हमारा अमोनिया बनता है। तो ये सब याद रखिएगा। सही जवाब जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि पूछा गया है नाइट्रिक अम्ल किससे बनेगा? तो ओस्टवाल्ड विधि के द्वारा। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 37 नंबर सवाल देखिए बच्चों क्या कह रहा है। 37 नंबर सवाल है, PCl5 है एक क्या है? PCl भाई बताओ, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड जो है ये क्या होता है? ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है यानी कि ऑक्सीकारक है। सही जवाब ए हो जाएगा। 38 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। 38 नंबर सवाल है, विस्मत की सबसे अस्थायी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है? विस्मत की सबसे अस्थायी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होगी भाई? लगाओ, तो वो हमारा +3 होता है। सही जवाब आपका ए हो जाएगा। चलिए 39 नंबर सवाल हमारे सामने है। बताओ 39 नंबर सवाल है, कार्बोनिल ग्रुप में कार्बन का परमाणु कैसा होता है? पहले आपको कार्बोनिल ग्रुप का जो है स्ट्रक्चर पता होगा तभी तो लगाओगे बच्चा पार्टी। लगाओ कौन सा होगा? तो कार्बोनिल ग्रुप कुछ इस प्रकार का होता है। अब बताओ इसमें हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा? तो वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 40 नंबर सवाल हमारे सामने है। बताओ 40 नंबर सवाल कर, निम्न में कौन ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल का अणुसूत्र है? ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल का जो अणुसूत्र है वो है H3PO4। क्या होता है बच्चों? H3PO4 होता है। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके इस अणुसूत्र को याद रखिएगा, क्योंकि आजकल फॉर्मूला भी आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा जा सकता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला नंबर सवाल हमारे सामने है 41 नंबर सवाल, H2SO4 क्या है? देखो बच्चा पार्टी, यहाँ तो बच्चा वाला खेल हो गया। देखो H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड को यहाँ रख दिया है। अब बोलता है ये क्या है? तो हम एसिड ही तो लगाएंगे। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बिल्कुल सही आंसर है। 42 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये सब आसान प्रश्न आप लोग लगा रहे हो अच्छे से, बहुत अच्छे। चलिए 42 नंबर सवाल का, निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक एवं अपकारक दोनों की तरह व्यवहार करता है? कौन सा है जो ऑक्सीकारक एवं अपकारक दोनों की तरह व्यवहार करता है? इसके लिए हमारा बहुत सारा होता है। जैसे हम माने तो HNO2 भी होता है। कौन सा होता है बच्चा पार्टी? HNO2 भी होता है। उसके बाद SO2 भी हमारे ये इसके दोनों की तरह व्यवहार करता है। उसके बाद कौन सा H2S भी होता है। उसके बाद हमारा H2O2 भी होता है। क्या होता है बच्चों? H2O2। ये सब क्या होता है? ऑक्सीकारक एवं अपकारक दोनों की तरह व्यवहार करता है। देख लो किस ऑप्शन में दिया गया है, SO2 हमारा दिया गया, और H2S ये यानी कि हमारा ए और सी दोनों सही है बच्चा पार्टी। ए और ऑप्शन नंबर सी दोनों सही है। करेक्ट आंसर आप लोग ए और सी दोनों लगा लो। ये ऐसे ही आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल हमारे सामने है। बताओ 43 नंबर सवाल है, ओलियम का सूत्र क्या होता है? ये हमने कुछ ही क्वेश्चन के बाद बताया था कि ओलियम का सूत्र क्या होता है? H2S2O7 यानी कि हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 43 का क्या लगा
लगाओगे? ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए 44 नंबर सवाल देखिए बच्चा पार्टी, हीलियम का सूत्र क्या होता है? बताओ जी। हीलियम का ये सूत्र नहीं होता, यहाँ संकेत होता है, लेकिन आपके बोर्ड परीक्षा में ऐसे ही प्रश्न पूछा गया कि हीलियम का सूत्र क्या होता है भाई, तो हम जैसा पूछा वैसा ही आंसर देंगे भाई। He होता है। क्या होता है? He जो ये हीलियम का सूत्र है। जैसे टीन का एक बार पूछा गया, क्या लगाओगे? टीन का हमारा Sn होता है। ये किसका होता है संकेत? टीन का होता है। ये भी आपको याद रखना है, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। चलिए 45 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। 45 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन सी गैस एकल परमाणुविक है? बताओ निम्नलिखित में कौन सी गैस है जो एकल परमाणुविक है? तो हीलियम। कौन सा? हीलियम। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 46 नंबर सवाल क्या कह रहा है। 46 नंबर सवाल है, प्रथम संक्रमण श्रेणी में उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने वाला कौन सा तत्व होता है? वो हमारा मैग्नीज होता है। कौन सा होता है बच्चों? मैग्नीज होता है। 46 का राइट आंसर आप लोग डी को लगाना, बिल्कुल सही आंसर है। 47 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं और ये रहा हमारे सामने प्रश्न। बता दो फोटोग्राफिक फिल्म प्लेट में आवश्यक घटक किसका होता है? वो होता है AgBr का। किसका होता है भाई? AgBr यानी कि सिल्वर ब्रोमाइड का। राइट आंसर आपका क्या होगा बच्चा पार्टी? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। ओके चलिए अगला प्रश्न देखिए 48 नंबर सवाल क्या कह रहा है। 48 नंबर सवाल है, संक्रमण तत्व को और भी नाम से जाना जाता है जिसका नाम है डी ब्लॉक एलिमेंट्स। किसका नाम है भाई? डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो नाम है उसे संक्रमण तत्व भी कहा जाता है। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 49 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। 49 नंबर सवाल हमारे सामने है, बताओ सिनेबार कहा जाता है किसे? HGS को सिनेबार कहा जाता है। मरकरी सल्फाइड हो जाएगा। सही आंसर क्या होगा? 49 का ए बिल्कुल सही आंसर है, आपके सामने है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए 50 नंबर सवाल हमारे सामने है, बताओ 50 नंबर सवाल क्या कह रहा है देखिए। 50 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा तत्व प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाया जाता है? एकदम मुक्त अवस्था में, फ्री स्टेट में कौन सा है? वो होता है सोना। कौन सा होता है भाई? AU वाला सोना। ये बाबू सोना वाला सोना नहीं है, अभी मेहनत करने वाला सोना है जिसका नाम है AU। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, याद रखिएगा। ओके चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? 51 नंबर सवाल है, पृथ्वी की परत में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कौन सा धातु होता है भाई? वो एल्यूमिनियम है। कौन सा है? एल्यूमिनियम है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, जो कि पृथ्वी की परत में सबसे अधिक जो मात्रा है वो एल्यूमिनियम की है, ध्यान में रखिएगा आप लोग। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। 52 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन प्रथम संक्रमण श्रेणी का सदस्य है पूछा गया। हम लोग उसे लगाएंगे कौन सा? तो हमें लग रहा है कि निकेल ही करेक्ट आंसर है। 52 का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके चलिए अगला प्रश्न देखिए 53 नंबर सवाल क्या कह रहा है। 53 नंबर सवाल है, विटामिन B12 में उपस्थित रहता है, क्या रहता है? वो कोबाल्ट रहता है। विटामिन B12 में उपस्थित है, कोबाल्ट होता है। 53 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। अगला नंबर सवाल हमारे सामने है, सभी लिगेंड कैसे होते हैं? सभी लिगेंड जो होते हैं वो लुईस भस्म होते हैं। कैसे होते हैं बच्चों? लुईस भस्म होते हैं। 54 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 55 नंबर सवाल क्या कह रहा है। 55 नंबर सवाल है, समन्वय यौगिकों के लिए सबसे पहला महत्वपूर्ण सिद्धांत किसने दिया था? समन्वय यौगिकों के लिए सबसे पहला जो महत्वपूर्ण सिद्धांत दिया गया था वो वर्नर साहब के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा बच्चों? वर्नर जी के द्वारा। सही जवाब ए हो जाएगा। अगला नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है। 56 नंबर सवाल क्या कर रहा है देखिए आपके सामने है, निम्नलिखित में किस यौगिक का उपयोग अग्निशामक में होता है? बताओ निम्नलिखित में कौन सा यौगिक है जिसका उपयोग अग्निशामक में होता है? तो वो होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड का। करेक्ट आंसर हमको ये लग रहा है CCl4 हो जाएगा। सही जवाब ऑप्शन नंबर ए को लगा लो आप लोग। चलिए 57 नंबर सवाल क्या कह रहा है देखिए, एल्कील हैलाइड का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके निर्माण में होता है? एल्कील हैलाइड का प्रयोग जो होता है वो होता है एल्केन के निर्माण में, एल्कीन के निर्माण में और एल्कोहल का निर्माण में। इनमें से सभी हमारा सही आंसर है। क्या होगा बच्चों? इनमें से सभी हो जाएगा। ओके चलिए डेली क्लास के लिए हमने टाइम बता दिया है कि डेली शाम के 7 बजे और शाम के 8 बजे जुड़ो हमारे साथ और बेहतर से बेहतर क्लास को कर लो आप लोग, बिल्कुल फ्री दिया जाता है क्लास। चलिए आगे बढ़ते हैं। 58 नंबर सवाल है, SN2 क्रियाविधि में निर्माण होता है वो होता है संक्रमण अवस्था का। किसका होता है बच्चों? संक्रमण अवस्था यानी कि ट्रांजिशन स्टेट का होता है बच्चों। ऑप्शन नंबर बी को लगा लो। चलिए 59 नंबर सवाल हमारे सामने है, बताओ 59 नंबर सवाल है, अल्कोहल में सक्रिय क्रियाशील मूलक कौन सा है? अल्कोहल में जो सक्रिय क्रियाशील मूलक है वो हमारा होता है OH और बच्चों ये है कार्बोक्सिलिक एसिड का, ये है एल्डिहाइड का और ये है कीटोन का। याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर आपसे पूछे
कार्बोक्सिलिक एसिड कौन सा है, तो आप लगाओगे सिंगल बॉन्ड COOH होता है, COOH होता है, ये CHO एल्डिहाइड है और ये कीटोन है। करेक्ट आंसर आप लोग क्या लगाओगे, ऑप्शन ए लगाओगे जो कि अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है। ओके, चलिए अगला नंबर सवाल देखिए, 60 नंबर सवाल है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, यानी कि प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल में जांच पता कर सकते हैं किसके द्वारा, ये ऑक्सीकरण विधि के द्वारा भी होता है, लुकास प्रतिकारक जांच के द्वारा भी होता है और विक्टर मेयर परीक्षण के द्वारा भी हो सकता है। करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर है। ऐसे पूछता प्राथमिक अल्कोहल, द्वितीयक अल्कोहल और तृतीयक अल्कोहल, तो याद रखिएगा यही 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री होता है। चलिए 61 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है, 61 नंबर सवाल है प्राइमरी अल्कोहल यानी कि 1 डिग्री अल्कोहल का उत्प्रेरक निर्जलीकरण से क्या मिलता है, तो वो एल्डिहाइड मिलता है। सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखना आप सब। चलिए अगला प्रश्न देखिए 62 नंबर सवाल क्या कर रहा है, इथॉक्सी एथेन क्या होता है। इथॉक्सी एथेन का जो सूत्र होता है वो होता है C2H5O, C2H5 बस इतना होता है बच्चा पार्टी, वो होता है C2H5O C2H5, ये है इथॉक्सी एथेन। लेकिन अगर पूछे कौन सा पूछे बच्चा पार्टी, तो वो अगर आपसे पूछे कि मिथॉक्सी मीथेन क्या होता है, तब आप लोग क्या लगोगे, मिथॉक्सी मीथेन का अगर सूत्र पूछे तो क्या लगाओगे, वो हमारा होता है CH3O CH3, ये किसका होता है, ये मिथॉक्सी मीथेन है। ये भी आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि हमसे पूछा गया इथॉक्सी एथेन, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मिथॉक्सी मीथेन के लिए ये सही है। ओके, चलिए अगला नंबर सवाल देखिए 63 नंबर सवाल है, कीटोन का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। बच्चों जानते हो फंक्शनल ग्रुप जो है आजकल बहुत सारे पूछे जाते हैं, इसलिए इतना याद करना बहुत जरूरी है, याद कर लीजिएगा। कीटोन का पूछा, हमने बताया कि ये कीटोन का है, ये एल्डिहाइड है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है और ये क्या है, अल्कोहल है। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखिए 64 नंबर सवाल है। 64 नंबर सवाल का केनिजारो की प्रतिक्रिया नहीं होता, किसमें नहीं होगा भाई, वो एसिटल्डिहाइड जो है केनिजारो प्रतिक्रिया नहीं दिखाता है, क्योंकि इसमें जो होता है अल्फा हाइड्रोजन बॉन्ड होता है उपस्थित, तो इसीलिए नहीं दिखाता। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर सवाल हमारे सामने क्या कर रहा है, देखिए 65 नंबर सवाल है, पायरोलिग्नियस जो होता है वो अम्ल में क्या रहता है, तो पायरोलिग्नियस अम्ल में रहता है 10% एसिटिक एसिड होता है। सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। 65 का राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। बच्चों ध्यान में रखिएगा, ये भी प्रश्न कई बार आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। 66 नंबर सवाल क्या कह रहा है हमारे सामने है, एसिटामाइड क्या होता है, अम्लीय होता है, क्षारीय होता है, उभयधर्मी होता है या उदासीन होता है, कैसा होता है बच्चों लगा दो, वो उभयधर्मी होता है। एसिटामाइड जो होता है वो उभयधर्मी होता है। सही जवाब 66 का सी हो जाएगा। ओके, चलिए 67 नंबर सवाल क्या कह रहा है, देखिए 67 नंबर सवाल है, एक यौगिक जलांशन के पश्चात जो है 1 डिग्री एमीन यानी कि प्राथमिक एमीन देता है, यह यौगिक कौन सा होगा बताओ, यह यौगिक होता है साइनाइड, जो कि सही जवाब ऑप्शन सी में दिया गया है, बिल्कुल सही आंसर है। याद रखिएगा ये प्राथमिक एमीन जो देता है वो हमारा साइनाइड होता है। ओके, चलिए अगला नंबर सवाल देखिए 68 नंबर सवाल क्या कह रहा है, 68 नंबर सवाल है, निम्नलिखित शुगर में सबसे मीठा कौन है। सबसे जो मीठा होता ना भाई वो कौन सा होता है बताओ, सबसे मीठा जो होता है वो फ्रक्टोज होता है। क्या होता है, सुक्रोज से लगभग 2 गुना मीठा होता है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन नंबर डी लगा लो। एक बार ऐसे पूछा गया सुक्रोज का सूत्र क्या होता है, तो आप लगा देना कि भाई C12 होता है, H22 होता है और O में 11 होता है। ये क्या हो, ये सुक्रोज का सूत्र होता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए 69 नंबर सवाल हमारे सामने है, बताओ 69 नंबर सवाल कर रहा है, स्टार्च के जल अपघटन में निम्नलिखित में किस एंजाइम का उपयोग होता है बताओ, वो होता है डायस्टेज का। किसका होता है बच्चा पार्टी, डायस्टेज का होता है। राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए 70 नंबर सवाल क्या कह रहा है, देखिए 70 नंबर सवाल कह रहा है कि COOH ग्रुप के अलावा एमिनो अम्ल में पाया जाता है कौन सा, बताओ। देखो यहाँ COOH ग्रुप है यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड में पूछा गया है कौन सा होता है। देखो हमने पूछा गया है हमसे कि COOH ग्रुप है और इसमें एमीन भी है और अम्ल भी है, यानी कि हमारा अम्ल मिल गया, अब एमीन को खोजना है। यह अल्कोहल नहीं होगा, कीटोन ये सब नहीं होगा। हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बच्चा पार्टी ध्यान में रखिएगा, COOH ग्रुप के अलावा एमिनो अम्ल में जो पाया जाता है वो होता है NH2। ओके बच्चों, तो लगा लो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। तो चलिए आज का क्लास आपको कैसा लगा कमेंट करके बता। सारे बच्चे कमेंट नहीं करते हो इसलिए मजा नहीं आता है, इसलिए अगर आप चाहते हो हमारे साथ क्लास करना बिल्कुल फ्री, तो डेली शाम के 7 बजे जुड़ जाओ। उसके लिए तो आपको भाई सब्सक्राइब करना पड़ेगा, इतना फ्री वाला चीज है तो सब्सक्राइब सब कर लिया करो सारे बच्चे, इसलिए सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बच्चों। ओके जी, चलिए
तो अच्छे से पढ़ाई करिएगा, सारे प्रश्नों को याद करके रखिएगा। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। जितना मैं पढ़ाते जा रहा हूँ बच्चा पार्टी, उतना को पढ़ते चलो। उसके बाद गारंटी मेरा है कि आपका अच्छा मार्क्स आने से कोई रोक नहीं पाएगा। भाई मेहनत हम लोग मिल के कर रहे हैं, मार्क्स के लिए कर रहे हैं, इसलिए खूब नॉलेज भी बढ़ेगा और मार्क्स भी बढ़ेगा। इसके लिए तो कोई भाई टेंशन मत लो, अच्छा मार्क्स आ जाएगा। इसलिए खूब मेहनत करना है और सारे प्रश्नों को याद करते चलना है जितना मैं पढ़ाते जा रहा हूँ। ओके, चलिए मिलते हैं फिर अगले क्लास में। आप अपना ध्यान रखिएगा।